साथियों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है संतवीर सर के YouTube चैनल पर। साथियों थोड़ी सी देरी के लिए खेद है, क्योंकि सामाजिक समस्याओं के कारण मैं थोड़ा सा विचलित हो गया था और कई बच्चों के कॉल्स आए, कई बच्चों ने मैसेज किए कि सर आजकल क्लास थोड़ी देरी से चल रही है, क्या कारण है। तो कारण कोई बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन हम उसी कड़ी में व्याख्याता भूगोल के सिलेबस पर हम बात कर रहे थे और हमने जो पिछली जो क्लास थी उसमें हमने बात कर ली थी कि सूर्यताप या सौरताप, यहाँ हमने इस टॉपिक को शुरू करना था और पिछली क्लास में हमने जो अन्य बातें थी वो पूरी कर ली थी। तो अब हम बात करेंगे सौरताप। बहुत ही आसान सा मुद्दा है और मैं कोशिश करूंगा कि इसकी एक एक बात जो आरपीएससी ने या किसी भी पीएससी के जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें पूछी गई बातें हैं, बड़ी नाजुक बड़ी महीन बातें जो हैं वो मैं आपके साथ करता हुआ चलूँगा। तो आइए हम बात करते हैं सौरताप पर। सौरताप के लिए कुछ शब्दावली जो है वो इस्तेमाल की जाती है, जैसे जो रीट एग्ज़ाम हैं उनमें भी इस तरह के प्रश्न आते रहे और सिंपल से जब प्रश्न उठाए जाते हैं तो धुरंधर जो लोग होते हैं उनके ये जो क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर गलत हो जाते हैं। जैसे अभी कॉलेज व्याख्याता में भी इससे एक प्रश्न आया कि सौरताप को कौन सा जो कारक है वो प्रभावित नहीं करता। तो इन सब मुद्दों को हम लेते हुए चलेंगे। हम बात करते हैं सौरताप की। सौरताप को सूर्यताप या फिर हम इसको सूर्यताप या इंसोलेशन कहते हैं। बड़ा आसान सा शब्द है सौरताप। आप इस शब्द को समझे उससे पहले मैं ये बता दूं कि ये समस्त जो हमारा सौर मंडल है इसमें एक ऊष्मा का मात्र जो स्रोत है वो सूर्य है और सूर्य ही समस्त ग्रहों के लिए प्रकाश देने वाला है। तो हम बात करते हैं इस जीवित ग्रह पृथ्वी की बात करते हैं तो इसके ऊपर भी सूर्य जो है ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। तो सूर्य की स्ट्रक्चर को थोड़ा समझते हुए हम आगे चलेंगे। तो जो सन है, क्या जो सन है उसका जो आंतरिक भाग है मैं यहां बना देता हूं। आंतरिक भाग जो है उसको हमने कहा था फोटोस्फीयर। क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर। और जो ये बाहरी भाग है इसको हम कहते हैं क्रोमोस्फीयर। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्रोमोस्फीयर। तो सूर्य में हीलियम और हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण होने के कारण संलयन विखंडन प्रक्रिया द्वारा यहाँ पर ऊर्जा का उत्सर्जन होता रहता है या सौर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। तो उनसे फोटोन तरंगें निकलती है। कौन सी तरंगें निकलती है? क्रोमोस्फीयर की बाहरी सतह से फोटोन तरंगें निकलती है। फोटोन तरंगें जो होती है वो ध्यान रहे आपको आगामी तरंग के रूप में, ध्यान रखना, आगामी तरंग के रूप में, या फिर हम इनको सौर विकिरण बोलते हैं, या फिर इन्हीं के द्वारा जो तप पृथ्वी को प्राप्त होता है उसको हम सौरताप कहते हैं। दोबारा फिर ध्यान दें इस बात पे कि आंतरिक भाग को हमने, सूर्य के आंतरिक भाग को हमने फोटोस्फीयर कहा और बाहरी भाग को क्रोमोस्फीयर कहा। और इससे जो निकलने वाली बाहरी सतह की सौर ज्वालाओं से निकलने वाली जो तरंगे हैं उनको फोटोन तरंगे कहा। और फोटोन तरंगे एक तरह की लघु तरंगे होती हैं। दोबारा ध्यान देना इस बात पे, ये लघु तरंगे होती हैं जिनका जो तरंग दैर्ध्य होता है वो 0.4 से 0.7 तक माइक्रोन होता है। तरंग दैर्ध्य कितना होता है ये भी कॉलेज व्याख्याता एग्जाम में पूछा जा चुका है। अवरक्त तरंगे या लघु तरंगे जिनको हमने कहा फोटोन तरंगे, या कई बार किताबों में इसको आगामी तरंगे भी कह दिया जाता है, या इनको हम सौर विकिरण कहते हैं, जो सभी ग्रहों तक प्रकाश या ऊष्मा पहुंचने का एक विकिरण माध्यम है। तो अब बात
हम ये करें, इससे पहले कुछ बातें ऐसी हैं जिन शब्दावलियों को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर वो हम समझ लेते हैं तो फिर यह हमारा जो शोर ताप वाला टॉपिक है वो पूरी तरह से कंठस्थ हो जाएगा। तो ध्यान दें इस बात पे। बात हम कर रहे हैं प्रकाश की। प्रकाश जो है वो उसमें परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, संचालन, अभिवहन, संवहन या प्रभावी विकिरण या पार्थिव विकिरण या लघु तरंगे या आगामी सौर विकिरण, इन शब्दों को अगर आप समझ लेते हैं तो फिर ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो अपने आप समझ में आ जाएगी। सबसे पहले परावर्तन, जो कि आपने कक्षा 10 में साइंस में पढ़ा होगा या अन्य कहीं भी कंपटीशन एग्जामों में आपने इन चीज़ों को पढ़ा होगा। परावर्तन का मतलब होता है कि जब प्रकाश की जो तरंगें होती हैं वो किसी माध्यम से टकराकर उसी दिशा या अन्य किसी दूसरी दिशा में डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हो जाए या वापस परावर्तित हो जाए या वापस लौट जाए, उसको हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। बात समझ में आ गई आपको कि प्रकाश की तरंगें किसी माध्यम से टकराकर वापस लौट जाना उसी दिशा में या अन्य किसी दिशा में, तो उसको हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। दूसरी बात आती है अपवर्तन की। अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की तरंगें हैं वो विभिन्न माध्यम से गुजरती है तो वह अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। क्या? अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है और इसी को ही प्रकाश का हम अपवर्तन कहते हैं। बात शायद समझ में आ गई होगी कि प्रकाशीय तरंगें जो होती है वायुमंडल की अनेक सतह जो होती है उनको पार करते हुए आती है, तो इन सतहों के कारण वो प्रकाश की तरंगें अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है और हम सही दूर स्थित वस्तुओं का अनुमान लगाने में असमर्थ हो जाते हैं। जैसा कि गर्मी के मौसम में हमारे भारत में, उत्तर भारत में या मरुस्थलीय इलाकों में हज़ारों सांप लौटने जैसी स्थिति दिखाई देना या फिर कई बार सड़क के ऊपर पानी का आभास होना जिसको मृगमरीचिका कहा जाता है, या फिर तारों का टिमटिमाना, ये सारी घटनाएं जो है अपवर्तन का कमाल है। ये छोटे छोटे डी ग्रेड एग्जामों में इस तरह के प्रश्न पूछे जा चुके हैं। 3rd ग्रेड एग्जाम 2004 में भी ऐसा हुआ है कि तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं, तो अपवर्तन का कमाल है। अब बात आती है प्रकीर्णन की। प्रकीर्णन को थोड़ा सा अगर आप समझोगे तो बारी बारी हम भूगोल में या इस सौर ताप में विसरित दीवा प्रकाश की बात करेंगे, तो इसके लिए प्रकीर्णन को समझना बहुत जरूरी है। प्रकीर्णन का मतलब यह है कि प्रकाश की तरंगें जब किसी ऐसे कणों से या ऐसे लघु एटम से टकराती है जिनका व्यास प्रकाश की तरंगों के व्यास से कम है। दोबारा इस बात को फिर सुने कि ऐसे एटम्स या ऐसे धूलीकण या ऐसे लवण कण जिनसे प्रकाश की तरंगें जो टकराती हैं, तो प्रकाश की तरंगों का व्यास उन धूलीकणों के व्यास से बड़ा होता है, इसीलिए वो उससे टकराकर वापस रिफ्लेक्ट तो नहीं हो पाती जबकि फैल जाती है। जब फैल जाती है तो प्रकाश जो होता है वो हमें दीवा प्रसारित, या मैं यूं कह सकता हूं विसरित दीवा प्रसारित प्रकाश के रूप में प्राप्त होता है। तो ये मूल बात है। प्रकीर्णन के कारण ये जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में अरोरा बोरेलियस, अरोरा ऑस्ट्रेलियस जो प्रभाव हमें दिखाई देता है, या मध्य रात्रि का सूर्य जो नॉर्वे हमें दिखाई देता है, नॉर्वे में, वो सारा प्रकाश के प्रकीर्णन का कमाल है, जिसको हम सूर्य ताप के तुलना में हम ये कहते हैं कि वो विसरित दीवा प्रकाश के रूप में हमें प्राप्त होता है। या फिर गोधूली के समय या सूर्य उदय होने से पहले, जो सूर्य उदय होता है उससे पहले जो लालिमा हमें दिखाई देती है उसको हम प्रकाश के प्रकीर्णन का ही कमाल कहते हैं, जो प्रकाश हमें प्राप्त होता है। अब बात आती है संचालन। संचालन प्रकाश की प्रवणता का एक ऐसा उदाहरण है जिसमें ठोस से ठोस, ध्यान देना, संचालन जो शब्दावली या टर्मोलॉजी यूज की गई है वो ठोस से ठोस में प्रकाश का या ऊष्मा का संचालन जो होता है उसको हम संचालन कहते हैं। बात समझ में आ गई? यानी कि सिंपल अगर उदाहरण मैं आपको बताऊं तो अगर किसी रोड को एक साइड से आप गर्म करोगे और दूसरी साइड धीरे धीरे गर्म हो जाती है, तो ये ठोस में ऊष्मा का जो संचालन है या प्रकाश का जो संचालन है उसको हम क्या कहते हैं? संचालन कहते हैं। अभिवहन और संवहन दो प्रक्रियाएं हैं जो धरातल पर प्रकाशीय
जो परिवर्तन है उनके लिए उत्तरदायी होती है। अभिवहन का मतलब होता है क्षैतिज दृष्टि से। कैसे? क्षैतिज दृष्टि से, या इसको हॉरिजॉन्टल हम कहें, क्षैतिज दृष्टि से प्रकाश जो होता है कणों के माध्यम से या वायु, गर्म वायु के संपर्क में आने पर जो ठंडी वायु होती है उनमें ताप का जो ट्रांजैक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं? अभिवहन कहते हैं। यानी क्षैतिज अवस्था में गर्म वायु ठंडी वायु के संपर्क में आने से जो ताप का ट्रांजैक्शन होता है उसको हम कहते हैं अभिवहन। अब संवहन जो है वो एक लैटिट्यूडनल या उत्तंगुता शब्द इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है कि ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ जो कणों के माध्यम से जो ताप है उसका ट्रांजैक्शन होता है उसको हम कहते हैं संवहन। लैटिट्यूडनल यानी ऊपर से नीचे, ऐसा सामान्यतः उन क्षेत्रों में होता है जैसे भूमध्य रेखीय क्षेत्र है या फिर ध्रुवीय क्षेत्र है, उनमें प्रकाश का संवहन होता है। यानी कि प्रकाश या फिर जो ऊष्मा है वो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे की तरफ होता है। जो रुद्धोष्म ताप परिवर्तन दर में आपको ये बात पूरी तरह से समझ में आ जाएगी, या फिर अन्य जो मुद्दे मैं आपको बताऊंगा उन मुद्दों में भी संवहन की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। तो संवहन का मतलब है नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे ताप का ट्रांजैक्शन होना ही संवहन है। अब बात आती है प्रभावी विकिरण। प्रभावी विकिरण का मतलब है पार्थिव विकिरण, या मैं इनको एक और शब्द भी दे सकता हूं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। शायद ये पेन आप देख पा रहे होंगे। इन्हें या तो हम पार्थिव विकिरण कहें या प्रभावी विकिरण कहें, या फिर इनको हम दीर्घ तरंगें कह सकते हैं। क्या? प्रकाश की दीर्घ तरंग। अब यहाँ ये बातें जरा ध्यान रखना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि सूर्य से प्राप्त होने वाली समस्त जो प्रकाशीय तरंगें हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में हमें लघु तरंगों के रूप में प्राप्त होती है। विद्युत चुंबकीय लघु तरंगों के रूप में प्राप्त होती है जो 0.4 से 0.7 माइक्रोन तरंग दैर्ध्य वाली होती है। लेकिन ये वायुमंडल को गर्म नहीं करती। ध्यान देना इस बात का कि ये वायुमंडल को गर्म नहीं करती, या ये जो हमारा अंतरिक्ष है उसको गर्म नहीं करती। क्योंकि अगर ऐसा होता तो हमारे अंतरिक्ष में जितने भी सैटेलाइट हैं वो अब तक पिघलकर पानी हो गए होते, क्योंकि लगभग जिस ऑर्बिट में हम उनको स्थापित करते हैं वहाँ का टेम्परेचर लगभग 3000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसका सीधा सा मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि लघु तरंगे किसी भी चीज को गर्म नहीं करती जब तक कि उन लघु तरंगों को अवशोषित करने का कोई माध्यम न हो। अवशोषित होने के बाद जब वो दीर्घ तरंगों के रूप में या फिर प्रभावी विकिरण के रूप में या फिर पार्थिव विकिरण के रूप में या दीर्घ तरंगों के रूप में जब तक वो प्रसारित नहीं होती तब तक जो है वो किसी चीज़ को गर्म नहीं करती। अब अगर मैं अपने शब्दों में ये बात कहूँ तो ये है कि दीर्घ तरंगें ही वायुमंडल को गर्म करने और मौसमिक परिवर्तनों के लिए जानी जाती है, या ऊंचाई के साथ जो ताप में कमी होती है वो कमी भी इन दीर्घ तरंगों का कमाल है। बात समझ में आ गई? यानी इनको हम पार्थिव विकिरण कहेंगे। अब बात आती है लघु तरंगे या आगामी सौर विकिरण। आगामी सौर विकिरण लघु तरंगों को मैंने अभी फोटोन तरंगे कहा, या फिर आगामी सौर विकिरण कहा इनको, या फिर कई बार इनको लघु तरंगे या फिर विद्युत चुंबकीय लघु तरंगे भी कह देते हैं। अब यहाँ एक कमाल की बात आपको याद रखनी है कि इनका जो तरंग दैर्ध्य होता है दीर्घ का और लघु का मैं आपको बता चुका हूं कि 0.4 से 0.7 माइक्रोन, लेकिन दीर्घ तरंगे ये लघु तरंग है। अब है दीर्घ तरंगों का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो 0.8 से 15 माइक्रोन के बीच में होता है। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको थोड़ा सा आप नोट कर लें, क्योंकि ये जो है अभी आरपीएससी कॉलेज व्याख्याता एग्जाम में भी पूछा गया था कि अवरक्त तरंगों का जो है तरंग दैर्ध्य कितना होता है, तो 0.4 से 0.7 माइक्रोन के बीच में होता है। तो दीर्घ तरंगों का भी पूछा जा सकता है। दीर्घ तरंगें जो होती है पृथ्वी द्वारा जो है वो छोड़ी जाती है, जिसको पार्थिव
विकिरण या प्रभावी विकिरण के तौर पे, जिससे वायुमंडल गर्म होता है, और जो लघु तरंगे हैं या अति सूक्ष्म तरंगे जिनको कहें, वो हमारी पृथ्वी पर या अन्य ग्रहों पर ऊष्मा भेजने का एक माध्यम है। अब अगर ये शब्द समझ में आ गया तो मैं इस टॉपिक को विस्तृत तरीके से आपको करवाना शुरू करता हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब हमें एक महत्वपूर्ण बात जो है वो सीखनी है। बारी बारी जो है ये डी ग्रेड एग्जामों में इस तरह के, मैं कोई भी प्रश्न छोड़ूंगा नहीं, किसी एग्जाम में क्या पूछा हुआ ये बताता हुआ चलूंगा। टीजीटी एग्जाम एमपी में पूछा गया कि सौर ताप है, या टीजीटी में एक बार ये रिपीट हुआ प्रश्न, सौर स्थिरांक है, सौर स्थिरांक है। तो ये जो शब्द है इनको देखो, सौर ताप और सौर स्थिरांक, स्थिरांक जो है, इन दोनों शब्दों को आप देखिए। अब जब इन दोनों शब्दों को देखेंगे तो इनको पहले समझ लें अच्छी तरह से। सौर स्थिरांक और सौर ताप को अच्छी तरह से समझ लें। अब जो टीजीटी एग्जाम में पूछा गया उसमें पूछा गया कि पृथ्वी पर वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त होने वाले सूर्य के ताप को हम क्या कहते हैं। तो उसमें ऑप्शन दे रखे थे, सूर्य विकिरण कहते हैं, लघु तरंगे कहते हैं, सौर तप कहते हैं, या सौर ताप कहते हैं। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। तो नॉर्मल सा सवाल है ऊपर से, लेकिन कई बार हम इसमें हड़बड़ाहट कर जाते हैं। फिर नेट में भी और आरपीएससी जो आरएस एग्जाम है उसमें भी पूछा गया कि सौर ताप प्राप्त होता है प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, या प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर सौर ताप प्राप्त होता है, तो वो कितना है। तो उसमें ऑप्शन देके आपसे पूछा गया। फिर सौर स्थिरांक कितना है वायुमंडलीय, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो अब आप पहले तो ये जानें कि सौर ताप क्या है। सौर ताप क्या है? सौर ताप पृथ्वी पर या वायुमंडल की ऊपरी सतह पर सूर्य द्वारा लघु तरंगों के तौर पर या लघु तरंगों के रूप में प्राप्त जो प्रति सेंटीमीटर ऊष्मा है, प्रकाश है, उसको हम क्या कहते हैं? सौर ताप कहते हैं। बात समझ में आ गई कि वायुमंडल की ये हमारा अर्थ है, और इस वायुमंडल की ऊपरी सतह पर सूर्य की जो किरणें होती हैं, प्रकाश जो होता है या लघु तरंगें होती हैं, उनसे प्राप्त होने वाला प्रति सेंटीमीटर, तो ये 1.94 कैलोरी सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ध्यान कर लेना इस बात पे। ये प्रश्न बहुत बार आया नेट में, जब आया तो ये पूरा का पूरा देके और ये पूछा गया था कि प्रति घंटा, प्रति मिनट, प्रति सेकंड या प्रति माह। यहां जाके फिर हम, छोटी सी बात है लेकिन अटक जाते हैं, यानी कि सूर्य से लघु तरंगों के रूप में वायुमंडल की ऊपरी सतह पर जो पृथ्वी द्वारा या वायुमंडलीय दशाओं द्वारा जो प्रकाश प्राप्त किया जाता है, जो ऊष्मा प्राप्त की जाती है, वो 1.94 कैलोरीज सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रति मिनट प्राप्त होता है, यानी लगभग इसको मैं यूं कह सकता हूं दूसरे रूप में, 2 लेजिली प्रति मिनट प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर जो सौर ताप है वो पृथ्वी प्राप्त करती है। इसी को ही हम सौर स्थिरांक कहते हैं। इसी को ही हम क्या कहते हैं? सौर। बस ये शब्द, ये शब्दों का जाल है, और इनको अगर हम समझ जाते हैं तो फिर हमें दिक्कत नहीं है कि किसी तरह से कोई समस्या हमारे पास आएगी। सौर स्थिरांक कहते हैं, यानी कि यह एक ऐसा स्थिरांक है, एक अंक है, ऐसा स्थिर अंक है जिससे हम सूर्य द्वारा पृथ्वी पर वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त होने वाले जो लघु तरंगों के रूप में प्रकाश है उसको नापते हैं। अब ध्यान देना है आपको, यहाँ ये एक औसत माप है। ये जरूरी नहीं है कि ध्रुवों पर भी 2
लेजिली या 1.94 कैलोरीज जो है प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर मिलता है, नहीं। ये हम मुख्यतः जो है वो वायुमंडल की ऊपरी सतह पर भूमध्य रेखीय क्षेत्र और पृथ्वी के ओस से इस चीज़ को बाहर निकालते हैं। ये बात अभी थोड़ी देर बाद स्पष्ट हो जाएगी कि सौर ताप को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो सूर्य तप या सौर स्थिरांक या आगामी सौर विकिरण, इन सब का मतलब एक ही है। इसको मैं दूसरे रूप में लिख दूं, आगामी सौर विकिरण। इन तीनों का मतलब एक ही है, यानी कि वायुमंडल की ऊपरी सतह पर सूर्य की लघु तरंगों द्वारा प्रति मिनट प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर 1.94 कैलोरीज के रूप में जो हमें प्राप्त होता है, या सूर्य के समस्त प्रकाश का पृथ्वी जो है 2 अरबवां भाग प्राप्त करती है। ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है कि 2 अरबवां हिस्सा जो है पृथ्वी प्राप्त करती है। 2 अरबवां हिस्सा प्राप्त करती है कुल सूर्य के प्रकाश का। बात समझ में आ गई होंगी। अब हम अगली बात ये करते हैं कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनमें हम गलतियां कर बैठते हैं, वो समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये डी ग्रेड एग्जामों में इस तरह की बातें आती हैं। यहाँ थोड़ा समझना आप कि ये हमारे पास सन है, या बीच में बना देता हूँ मैं ताकि बात पूरी तरह से समझ में आ जाए। ये हमारे पास सन है और ये हमारा कक्षा तल है पृथ्वी का। अर्थ है ये कक्षा तल है पृथ्वी का। ये 4 नहीं है साथियों, लेकिन बताने के लिए ये जरूरी है कि मैं 4 जगह इनको शो कर रहा हूं। संपूर्ण सौर परिवार में एकमात्र सूर्य जो है उष्मा या प्रकाश का स्रोत है हमारे पास। तो इसमें 3 जो शब्द हैं उनको आपने जरूर नोट करना है। पहली बात है सूर्य की पृथ्वी से दूरी। सूर्य की पृथ्वी से दूरी, ये दूरी साथियों औसत है, यानी कि औसत दूरी की बात कर रहा हूं मैं यहाँ। औसत दूरी है, और औसत दूरी जो है वो आपने पढ़ रखी होगी, 14.94 करोड़ किमी है। ठीक है, सूर्य से औसत दूरी। और अगर मैं कहूं कि सूर्य पृथ्वी से कितनी दूर है, तो 8 मिनट और 20 सेकंड। ये डी ग्रेड एग्जामों में या पुलिस एग्जामों में, एसआई एग्जामों में बहुत बार आ चुका है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में कितनी दूरी है, तो 8 मिनट 20 सेकंड की है। ध्यान रहे आपको कि दूरी का सबसे बड़ा जो मात्रक होता है उसको हम कहते हैं पारसेक। यहां लिख रहा हूं मैं, क्या कहते हैं? पारसेक। पारसेक जो होता है उसमें 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन चीज कोई भी इसमें से छोड़ने वाला मैं नहीं हूं। पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। वैसे सामान्य तौर पर हम लोग जो हैं वो प्रकाश वर्ष को ही मानते हैं दूरी की। ये बहुत बार आ चुका है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, नॉर्मल साइंस के सवालों में पूछा जाता है। दूरी की जो इकाई है सबसे बड़ी, उसमें सामान्यतः हम किसको लेते हैं? प्रकाश वर्ष को लेते हैं। अब ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि दूरी का मात्रक है तो प्रकाश वर्ष आ गया है। अब इसको अगर और ज़्यादा डिफाइन में करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को ही हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब इसको हम महीनों में, दिनों में, मिनटों में, सेकंडों में ला सकते हैं, और इसी से ही दूरियां, खगोलीय पिंडों की दूरियां तय होती हैं। हम किलोमीटर में, या बहुत कम रेयर ऐसा होता है कि किमी के रूप में या मील के रूप में उनको मापते हैं, लेकिन सामान्यतः खगोलीय पिंडों की दूरी प्रकाश वर्ष के आधार पर ही मापी जाती है। तो मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि एक सेकंड में प्रकाश जो है वो 3 लाख किमी गति करता है। कितनी? 3 लाख किमी गति करता है 1 सेकंड में।
और अगर इसको मैं मील में कन्वर्ट करूं तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे हाथ बंधे के बंधे रह जाते हैं, क्योंकि जब हमें इकाइयों का ज्ञान नहीं है। इससे पूर्व की क्लास में मैंने आपको बताया था कि कई बार हमें केल्विन का पता नहीं होता, कई बार हमें सेंटीग्रेड का पता नहीं होता, कई बार हमें फ़ारेनहाइट का पता नहीं होता। अगर उसने फ़ारेनहाइट याद है हमें तो केल्विन का हमें पता नहीं है, या कई बार ऐसा होता है सेंटीग्रेड में सामान्यतः हम जो तापमान की इकाइयाँ हैं वो मापते हैं, लेकिन उसको अगर फ़ारेनहाइट में पूछ लिया तो हमारे हाथ बंध जाते हैं क्योंकि हमें निकालना नहीं आता। तो मैं कोशिश करूँगा कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ सिखा दूँ। 1 सेकंड में अगर प्रकाश जो है वो 3 लाख किलोमीटर गति करता है तो फिर मील में कितनी है, तो इस बात को आपने समझना है। मील में जो धरातलीय मील होता है वो सामान्यतः जो होता है वो लगभग 1 मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं, यानी कि मील बड़ा होता है किलोमीटर की तुलना में। दोबारा फिर ध्यान देना, अगर हम समुद्री दूरियां नाप रहे हैं, ये आरपीएससी 2013 वाली वैकेंसी में पूछा जा चुका है कि अगर हम समुद्री मील नाप रहे हैं तो समुद्री और धरातलीय मील में अंतर होता है, उसको नॉटिकल मील कहते हैं। हम क्या कहते हैं? नॉटिकल मील कहते हैं। वो थोड़ा सा और बड़ा होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि 1 नॉटिकल मील में लगभग 1.82 किलोमीटर होते हैं, 1.82 किलोमीटर होते हैं। और एक जो धरातलीय मील होता है उसमें जो किलोमीटर होते हैं वो 1.6 होते हैं। अगर आप 3 लाख को अगर 1.6 से डिवाइड कर दोगे, 1.6 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास लगभग जो आएगा 1 सेकंड में वो 1.86 लाख मील आ जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? ये तो बिल्कुल आ गई होगी, क्योंकि कई बार ये भी आ जाता है कि 1 सेकंड में प्रकाश की गति कितनी है, तो 1.86 मील, 86 लाख मील हो गई। और अगर पूछा जाए किलोमीटर में, और किलोमीटर में अगर आपको याद है तो फिर आप सामान्यतः जो मील वाली इकाई है वो निकाल सकते हो। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं वो बात करने वाला हूँ कि सूर्य के साथ इस तरह की कुछ सवाल करते हैं अक्सर विद्यार्थी कि सर हमने पढ़ा है कि 16 सेकंड, एक बुक में दे रखा है 20 सेकंड, यानी 8 मिनट 20 सेकंड दूर है पृथ्वी से सूर्य, तो एक में दे रखा है 16 सेकंड, एक में सर 32 दे रखा है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ मैंने औसत दूरी लिखी है। क्या औसत दूरी लिखी है? किसकी? सूर्य से पृथ्वी की। अब अगर मैं बात करूं उपसौर की स्थिति में, उपसौर की स्थिति में सूर्य जो होता है उसकी जो दूरी है वो होती है, उपसौर का मतलब है जब पृथ्वी अपने कक्षा तल पर बढ़ती है तो एक जो दीर्घवृत्ताकार कक्षा तल है इसके ऊपर पृथ्वी घूमती है, यानी पृथ्वी परिक्रमण करती है सूर्य के चारों ओर। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि एक बार पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है और एक बार पृथ्वी जो है वो सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है। जब सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है तो उसको हम उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। इसको बहुत बार जो रीट के एग्जाम है, पुलिस के एग्जाम है, ये बहुत बार पूछा गया है, तो ध्यान करना। उपसौर की स्थिति में सूर्य जो होता है वो लगभग 14.71 करोड़ किमी होता है। अब साथियों इस बात को देखो कि औसत जो दूरी है वो 8 मिनट 20 सेकंड है, लेकिन अगर आप इस 3 लाख के हिसाब से कैलकुलेशन करोगे तो उपसौर की स्थिति में सूर्य जो होता है पृथ्वी से लगभग 8 मिनट 16 सेकंड की दूरी पर होता है। बात समझ में आ गई? अब गलत ये भी नहीं है, गलत उपसौर की स्थिति भी नहीं है, या जो किताब में दे रखा है कि 8.16 सेकंड या 8.16 मिनट जो दे रखा है वो बिल्कुल सही है। अब बात आती है अपसौर की स्थिति। अपसौर की स्थिति में सूर्य जो होता है वो लगभग पृथ्वी से 15.21 करोड़ किमी होता है, 15.21 करोड़ किमी होता है। ये बात थोड़ी सी खोपड़ी में डाल लोगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि लगभग 8.5 मिनट की दूरी पर जो है पृथ्वी सूर्य से कब दूर होती है? अपसौर की स्थिति में होती है। लेकिन साथियों यहाँ कई बार हमारे हाथ फिर बंध जाते हैं, है ना, कि ये तो इकाई मैं बता रहा हूँ किलोमीटर में, लेकिन कई बार ये भी देखने में आया, पढ़ने में आया, एग्जाम्स में मील में इकाइयाँ दे देते हैं। तो मील में आपको डरना नहीं है, या तो आपको इन सब इकाइयों को क्या करो 1.6 से डिवाइड कर दो, या फिर सीधी सीधी बात यह है कि औसत जो दूरी है वो है
45 लाख मील, या फिर उपसौर की स्थिति में ये 930 लाख मील दूर हो जाती है। या आप इसको ऐसा भी कह सकते हो कि 9.30 करोड़ मील, 9.30 करोड़ मील, या फिर इसको 9.45 करोड़ मील कह सकते हो, या इसको 945 लाख मील कह सकते हो। और जो अपसौर की स्थिति होती है, साथियों लिखने में भूल हुई है थोड़ी सी, मैं सही कर देता हूं इसको। दोबारा से थोड़ा ध्यान देना क्योंकि ये लिखने में थोड़ी भूल हुई। औसत जो दूरी है वो है 930 लाख मील, और जो उपसौर की स्थिति है उसमें 915 लाख मील, और अपसौर की जो स्थिति है उसमें 945 लाख मील दूरी पर होता है सूर्य। ये इकाइयां आप अपनी खोपड़ी में डाल लो क्योंकि ये बहुत जरूरी इकाइयां हैं, और अब अगर इनकी दूरी पूछे तो दूरी आपको समझ में आ जाएगी। अब उपसौर अपसौर की स्थिति, इसको मैं थोड़ा सा और डिफाइन करके बताता हूं कि कई बार इनकी तारीखें पूछ लेते हैं। जब तारीखें पूछ लेते हैं तो हम फिर क्या हो जाते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और कोशिश करो कि साथ के साथ आप नोट्स भी बनाओ, और अन्य किताबें जो है अगर आपका मन है तो उनको पढ़कर इन चीज़ों को और ज़्यादा जो है वेरीफाइड करके और बढ़िया तरीके से नोट्स आपके पास हो। जब अंतिम समय आपके पास हो तैयारी का, तो अंतिम मोमेंट में केवल आपके जो नोट्स हैं वो आपको काम आए और कम समय में उत्तम तैयारी हो सके। अब देखो इस चीज़ को, मैं यहाँ फिर आपको यानी ये हमारे पास अर्थ है और ये सन है। तो साथियों थोड़ा सा ध्यान दोगे तो बात समझ में आ जाएगी। मैं यहाँ लिख रहा हूँ औसत दूरी, तो मैं बता चुका हूँ आपको कि लगभग हमारी जो पृथ्वी है वो 8 मिनट और 20 सेकंड की दूरी पर है सूर्य से। लेकिन यहाँ उपसौर और अपसौर, उपसौर का मतलब है जब सूर्य पृथ्वी से निम्नतम दूरी या बहुत कम दूरी पर हो, तो ये समय होता है 3 जनवरी। और अपसौर की स्थिति में सूर्य जो आता है वो 4 जुलाई को आता है। ये रीट एग्जाम में पूछा जा चुका है, 2-3 बार रिपीट हुआ है। अपसौर 4 जुलाई को होता है, उपसौर 3 जनवरी को होता है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि जब सूर्य पृथ्वी से दूर होता है तो जुलाई का मौसम, देखो ध्यान देना इस बात पे। आपका दिमाग कह रहा होगा कि जुलाई में अगर सूर्य दूर है तो ठंड होनी चाहिए, या जनवरी में नज़दीक है तो गर्मी होनी चाहिए। लेकिन आप सिर्फ उत्तर भारत में या शीतोष्ण कटिबंध में निवास करते हैं, तब आपको ये बात जो है समझ में नहीं आती। यहाँ बात ये आ रही है कि पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना? प्लस में 15 डिग्री सेंटीग्रेड है तापमान पृथ्वी का औसत। तो औसत जो तापमान है 15 डिग्री, उसमें जब उपसौर की स्थिति होती है, यानी 3 जनवरी को, संपूर्ण ग्लोब को ध्यान में रखना आपने, 3 जनवरी को 7% जो है 7% तापमान, पृथ्वी का औसत तापमान जो है 7% बढ़ जाता है। कितना? 7% बढ़ जाता है। अगर मैं 15% की बात करूं तो लगभग ये जो है 16 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। कब? 3 जनवरी को औसत तापमान की बात कर रहा हूं। और जुलाई के महीने में जब सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है, जिसको हम अपसौर कहते हैं, यानी 15.21 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर होता है, तो लगभग पृथ्वी का जो है 7% तापमान कम हो जाता है। यानी इसमें तापमान यहां लिख देता हूं 7% कम होता है और इसमें 7% अधिक होता है। अगर मैं इस बात को यूं कह दूं कि 3 जनवरी की तुलना में
3 जनवरी की तुलना में 4 जुलाई को पृथ्वी का जो औसत तापमान होता है वो 7% कम होता है। या फिर दूसरी तरीके से इसको घुमा के कहूं तो पृथ्वी का जो औसत तापमान होता है वो 4 जुलाई की तुलना में 3 जनवरी को 7% अधिक होता है। तो बात समझ में आ गई होगी। अब सौर उपसौर की स्थिति आपको समझ में आ गई होंगी। अब जो बात है वो इम्पोर्टेंट हम करने वाले हैं कि सौर ताप को प्रभावित करने वाला। अब यहाँ छोटी छोटी बातें मैं एक बार पुनः दोहरा रहा हूँ, जो मैं महत्वपूर्ण तथ्यों में दोहरा दूंगा। तो अब बात आती है हमारे पास सौर ताप को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, तो साथियों अगर ये बात आपको समझ में आ जाती है तो अभी कॉलेज व्याख्याता एग्ज़ाम जो 28 सितंबर 2021 में हुआ उसमें ये नॉर्मल सा सवाल पूछा गया और कई लोगों का गलत भी हुआ, क्योंकि उसमें ये पूछा गया था कि सौर ताप को कौन प्रभावित करता है। अब उसमें एक ऑप्शन था प्रचलित हवाएं, पृथ्वी का घूर्णन, या फिर धरातल की जो अवस्थिति होती है वो, या फिर अक्षांशीय स्थिति, या फिर तंगुता। ये कुछ शब्द इस्तेमाल किए गए थे। तो उन ऑप्शन में से कौन सा सही होगा और किस तरह से सही होगा ये बड़ा समझना जरूरी है। 2 चीज़ें हैं जिनको बड़ी महत्वपूर्ण तरीके से आपने समझना है। एक होता है सौर ताप और दूसरा होता है ताप वितरण। सौर ताप का मतलब है सूर्य से प्राप्त एक सौर स्थिरांक जो होता है वो कितना है और वो किस किस से प्रभावित होता है। तो यहाँ सबसे पहले मैं कारक आपको बताता चलूँगा। ये अर्थ है हमारे पास और ये हमारे पास सन है, और इससे हमें फोटोन तरंगे यानी कि लघु जो तरंगे हैं प्रकाश की वो हमें प्राप्त होती है, लघु तरंगे। और वो जब अनेक माध्यम से यहाँ आती है पृथ्वी के ऊपर तो थोड़ा ध्यान देंगे तो बात आपको समझ में आ जाएंगी। प्रभावित करने वाले कारक कौन से हो सकते हैं? तो पहला जो कारक है वो हमारे पास है पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी का घूर्णन या फिर पृथ्वी की दोनों गतियां। ध्यान देना इस बात पे कि पृथ्वी का जो घूर्णन है वो 24 घंटे में अपने अक्ष पे पृथ्वी का घूमना, और दूसरी जो बात आती है परिक्रमण। परिक्रमण में अपसौर उपसौर की स्थितियां भी पृथ्वी पर सौर ताप को प्रभावित करती है, सौर ताप को प्रभावित करती है। अब बात आती है दूसरी, इसको मैं ज़्यादा विस्तृत नहीं करवा रहा, कि घूमती हुई पृथ्वी के ऊपर जो मुख्य रूप से 2 चीज़ें यहाँ क्रिएट होती है। पहली बात, पृथ्वी के घूर्णन से जो है दिन रात बनते हैं। तो पृथ्वी का आधा भाग जो है वो अप्रकाशित और आधा भाग प्रकाशित रहता है। जो प्रकाशित भाग रहेगा ज़्यादातर का मतलब आप समझ गए होंगे मेरा मतलब, कि जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ, दक्षिणी या उत्तर ध्रुवों की तरफ जाते हैं वैसे वैसे दिन की अवधि या फिर रात की अवधि लंबी हो जाती है। दोबारा, अगर उत्तर गोलार्ध में हम उत्तरी ध्रुव की तरफ जा रहे हैं और जून का महीना है तो वहाँ पर दिन जो होंगे वो उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने के होंगे, और उसी समय जून के महीने में दक्षिणी गोलार्ध में रातें होंगी वो भी 6 महीने की होंगी। इसका मतलब भूमध्य रेखा पर सदैव जो दिन होता है वो 12 घंटे का और रात भी 12 घंटे की होती है। लेकिन जब सूर्य उत्तरायण या दक्षिणायन होता है तो ऐसी कंडीशन में जो दिन की अवधि है वो भी परिवर्तित हो जाती है। लेकिन भूमध्य रेखा पर हमेशा क्या, जो सूर्य है वो हमेशा 12-12 घंटे का दिन और रात रहेगा। जैसे जैसे हम उत्तर और दक्षिणी की तरफ जाएंगे तो फिर क्या होगा कि दिन की अवधि अलग अलग हो जाएगी, या ज़्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी, रात बड़ी हो जाएगी या दिन बड़ा हो जाएगा। ऐसी स्थिति में पृथ्वी के हर जगह जो है प्रकाश प्राप्त जो किया जाता है वो प्रभावित होता है, सौर ताप प्रभावित होता है इससे। घूर्णन के बाद दूसरी बात आती है दिन की अवधि। दिन की अवधि का मतलब यहाँ ये है कि दिन कितना लंबा है। अब आप इस बात को अगर समझेंगे तो सामान्यतः क्या होता है कि सूर्य जब उत्तरायण या दक्षिणायन होता है तो ये 4 कंडीशन है, छोटी छोटी है लेकिन आपको समझनी होंगी इन्हें। यहां मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। ये 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, कर्क रेखा है,
ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा है। तो सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होने का मतलब यहाँ क्या है? ये सारी भौगोलिक जो शब्दावली इस्तेमाल होती है, इनका मतलब ये नहीं होता कि ये ऐसे ही जितने हमारे भारतीय हिंदू धर्म में त्यौहार रखे गए हैं उनका भी कोई न कोई औचित्य होता है। जैसे जो हम बैसाखी बनाते हैं या लोहड़ी बनाते हैं या फिर अन्य जो करक संक्रांति, मकर संक्रांति जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये शब्द कोई यूं ही नहीं है कि हमने सीधा रख लिया और उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब है, मकर संक्रांति का मतलब जब सूर्य दक्षिणायन हो गया है और करक संक्रांति का मतलब है जब सूर्य जो है वो पूरी तरह से उत्तरायण हो गया है। तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि जब सूर्य पूरी तरह से मकर रेखा पर होता है तो इसे मकर संक्रांति कहते हैं, और जब कर्क रेखा पर सूर्य पूरी तरह से होता है तो उसको कर्क संक्रांति कहते हैं। अब बात इसमें अगर हम देखें तो मूल बात आती है दिन की अवधि। तो हमेशा भूमध्य रेखा पर दिन जो है वो 12 घंटे का, रात 12 घंटे की होती है, क्योंकि सूर्य हमेशा जो ये उष्ण कटिबंध में स्थित है तो सूर्य हमेशा यहाँ लंबवत चमकता है। लेकिन अगर सूर्य उत्तरायण होता है 6 महीने के लिए ये चक्कर निकालता है तो कर्क रेखा पर ये 21 जून को होता है। कब? 21 जून को होता है। और मकर रेखा पर दक्षिणायन जब होता है तो मकर रेखा पर जो सूर्य होता है वो लगभग 22-23 दिसंबर को होता है ना, 22 दिसंबर को होता है। बात यहां तक समझ में आ गई। अगर हम भूमध्य रेखा की बात करें तो भूमध्य रेखा पर 2 तिथियां ऐसी है वार्षिक, एक वर्ष में 2 तिथियां ऐसी है जब वो सूर्य जो होता है भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। उसको अगर मैं कहूं तो वो स्थिति होगी 23 मार्च, या फिर यहां पर हम देखें तो सितंबर, यानी कि 21 सितंबर की बात, या कई बुकों में इसको 22 सितंबर भी लिखा हुआ है। तो 23 मार्च को तो होता है वसंत विषुव, वसंत विषुव यानी वसंत ऋतु और विषुवत रेखा पर सूर्य की स्थिति। और जो 21 सितंबर होता है इसको कहते हैं हम शरद विषुव यानी सर्दियों का आगमन, और तब भी सूर्य क्या होता है? भूमध्य रेखा पर स्थित होता है। तो ये 2 तिथियां ऐसी है जब पृथ्वी पर सर्वत्र जो दिन और रात हैं वो 12-12 घंटे के होते हैं। लेकिन अगर कर्क संक्रांति है तो फिर दिन की अवधि जो है उत्तरी गोलार्ध में बड़ी हो जाती है और रातें छोटी हो जाती हैं। लेकिन अगर मकर संक्रांति की हम बात करें तो मकर पर जब सूर्य होता है तो दक्षिणी गोलार्ध के दिन बड़े हो जाते हैं और उत्तरी गोलार्ध की रातें बड़ी हो जाती हैं। या फिर मैं यूं कहूं कि मकर संक्रांति के समय जो है दिन जो है वो बड़ा होता है, रातें छोटी होती हैं। लेकिन इसका उल्टा ये होता है कि जितना बड़ा दिन होगा मकर संक्रांति के समय दक्षिणी गोलार्ध का, उतनी बड़ी रातें होंगी उत्तरी गोलार्ध में जो क्षेत्र है उसकी। तो बात समझ में आ गई होगी। इसका उल्टा हम कर्क संक्रांति पे पढ़ें तो कर्क संक्रांति में उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े होते हैं, उतनी ही बड़ी रातें होती हैं दक्षिणी गोलार्ध की, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध की रातें बड़ी और उत्तरी गोलार्ध की कर्क संक्रांति पर दिन बड़े होते हैं। तो ये अवधि अगर आपको समझ में आ गई, मैंने सौरताप को प्रभावित करने वाला पहला कारक आपको बताया, पृथ्वी का घूर्णन। घूर्णन मतलब कितना भाग जो है वो प्रकाशित है, उसके हिसाब से पृथ्वी जो है सौरताप प्राप्त करती है। और दिन की अवधि। अगली बात तीसरी जो आती है वो आती है मुख्य रूप से सूर्य का आपतन कोण। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सूर्य का आपतन कोण, अगर ये बात आप समझ गए हो सूर्य का आपतन कोण, तो आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। कई बार इसको नति कोण के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? नति कोण के नाम से भी जानते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर विस्तृत तरीके से ये बात आपको समझाता हूं। यहां हमारा तीसरा पॉइंट था सूर्य का आपतन कोण, या इसको कई बार नति कोण भी कह देते हैं। यह तीसरा पॉइंट है सौर प्रकाश को या सौर ताप को प्रभावित करने वाले कारकों में। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि
आंगनवाड़ी सुपरवाइजर पेपर 2016 में, पुलिस में भी, और कई बार ये प्रश्न जो है जो हमारे सेकंड ग्रेड एसएसटी के एग्ज़ाम है उसमें रिपीट हो चुका है कि आपतन कोण। अब आता है कि सूर्य के प्रकाश को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो आपतन कोण क्या है या किस तरह से ये काम करता है, तो इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात ये है कि ये हमारे पास पृथ्वी है, क्या है, अर्थ है, और ये जो है वो 0 डिग्री है। और अगर मैं प्रकाश की स्थिति यहाँ बनाऊँ, सन यहाँ बनाऊँ, तो भूमध्य रेखा पर हमेशा आपतन कोण जो होता है वो 90 डिग्री का नहीं होता। हम बात कर रहे हैं वसंत विषुव और शरद विषुव की। ऐसी कंडीशन में सूर्य का जो प्रकाश है वो लगभग 90 डिग्री। अब आपको देखो, सूर्य की सतह को आधार मानना है, सूर्य की सतह को आधार मानना है, तो लगभग लंबवत प्रकाश जब चमकता है तो 90 डिग्री का कोण कहाँ बनता है, 0 डिग्री पर बनता है। बात यहाँ तक समझ में आ गई कि अगर देखें वैसे तो ये 0 डिग्री है, लेकिन अर्थ पे अगर सूर्य की दृष्टि से देखें, आपने गणित में उन्नयन कोण और उनतास कोण या फिर अवनमन कोणों के बारे में पढ़ा होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो शब्द क्या कहते हैं, शब्द ये कहते हैं कि आपकी आंख कहाँ है। अगर आप किसी पेड़ पे बैठे हो तो वो आप नीचे देखोगे तो वो आपके लिए उन्नयन कोण हो जाएगा, लेकिन नीचे खड़ा व्यक्ति आपको देखेगा तो उसके लिए अवनमन कोण हो जाएगा वो। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि सूर्य की सतह को अगर हम आधार माने तो ये 90 डिग्री का कोण बनता है लंबवत, कब, यानी वसंत विषुव और शरद विषुव में। लेकिन यही कंडीशन जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है तो यहाँ पर 0 डिग्री जैसा व्यवहार करती है कौन, पृथ्वी की जो भौगोलिक दशाएं हैं वो। इसका मतलब अब 23.5 डिग्री का यहाँ मैं कोण बना के दिखाता हूँ। जब ये 23.5 डिग्री का कोण है और इसी तरह से मकर रेखा पर भी 23.5 डिग्री का कोण है। समझ में आ गई बात? 23.5 डिग्री का कोण है मकर रेखा पर भी। यह हम बात कर रहे हैं या तो 23 मार्च की या 22 सितंबर की, है ना। तो 66.5 डिग्री पर भी कोण जो है वो कितने डिग्री का हो जाएगा, 66.5 डिग्री पर। यानी अब इस चीज को अगर आप यहां कोण बढ़ा के देखोगे इसके साथ तो बात है समझ में आ जाएगी। और 90 डिग्री पर कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री पर अक्षांश जो है उसके ऊपर ये कोण 0 हो जाएगा और 66.5 पर हम 66.5 ही इसको लिखेंगे। समझ में आ गई बात है। और ये 23.5 डिग्री का है। एक से बात जो है वो समझ में आ जाएगी। अब ये तो आपतन कोण है 23 मार्च या 22 सितंबर का, लेकिन अगर सूर्य लंबवत कहाँ चमके, यहाँ पर 23 डिग्री पर, यानी कि कर्क रेखा पर, तो ये आपतन कोण जो होते हैं या नति कोण होते हैं वो भी परिवर्तित हो जाते हैं। यही कारण है कि ध्रुवों पर 6 महीने के रात और दिन होते हैं। देखो, अगर यहाँ पर सूर्य चमकना शुरू होता है यहाँ पर, तो यहाँ बन गया 90 डिग्री का कोण, यानी ये सूर्य की स्थिति ऊपर हो जाती है पृथ्वी के साथ। अगर आप कंपैरिजन करके देखें तो यहाँ 0 डिग्री की हो गई। अब भूमध्य रेखा जो है मकर रेखा जैसा प्रभाव छोड़ती है, यानी 23.5 डिग्री का कोण बना इसके ऊपर, यानी अब मकर रेखा 23.5 डिग्री हो गई है। और ओरिजिनल जो मकर रेखा है, व्यवहार तो कैसा कर रही है मकर रेखा जैसा भूमध्य रेखा, और ओरिजिनल मकर रेखा जो है 23.5 डिग्री का ये, 23.5 का ये, वो कितने का हो जाएगा, 47 डिग्री का। अब देखो 47 डिग्री का मतलब ये हुआ कि सूर्य जब कर्क संक्रांति होती है उस समय मकर रेखा पर तिरछा चमकता है, यानी कि उसका कोण जो आपतन कोण है वो बढ़ जाता है। जब आपतन कोण बढ़ गया तो प्रकाश जो है प्राप्त करने की क्षमता भी घट जाती है ना। इसी तरह से अगर आगे जाके और देखोगे तो अब 66.5 डिग्री जो है, 66.5 डिग्री वो 90 डिग्री जैसा हो गया है। आपतन कोण कर्क रेखा पर है सूर्य तो 90 डिग्री जैसा हो गया है। तो इसका मतलब है कि कर्क रेखा पर सूर्य है तो 90 डिग्री यानी 66.5 के नीचे ये जो अंटार्कटिका वर्त है इससे नीचे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, यहाँ हमेशा रात रहती है, हमेशा रात रहती है। अगर इस कंडीशन को ऊपर जाके देखें तो अब 66.5 डिग्री जो रेखा है वो लगभग कितने जैसा व्यवहार कर रही है, 43 डिग्री जैसा, 43 डिग्री का कोण बनता है।
जब सूर्य कर्क रेखा पर होगा। देखो 23.5 ये तो हमारा पहले से लिखा हुआ है, लेकिन अगर इसको हम 0 मान लें तो 23.5 और 66.5 में अंतर कितना है, 43 डिग्री का है। तो अब यहाँ पर जो आर्कटिक वर्त है उसके ऊपर सूर्य का आपतन कोण बनेगा 43 डिग्री का, और 90 डिग्री पे जाके कितने का बन जाएगा, 66.5 डिग्री का। इसका मतलब ये है कि कर्क रेखा पर अगर सूर्य है तो 66.5 डिग्री तक जो प्रकाश है सूर्य का वो प्राप्त होता है। इसीलिए उत्तरी ध्रुव पर कर्क संक्रांति के दौरान दिन की अवधि है, कितनी दिन की अवधि है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि सूर्य का जो आपतन कोण है, नति कोण है, ये कोण हमेशा बदलता रहता है। अब सुनिए इससे पूछे हुए प्रश्न कि कर्क संक्रांति के समय कर्क रेखा पर सूर्य का आपतन कोण होगा तो 90 डिग्री का होगा, भूमध्य रेखा पर आपतन कोण होगा 23.5 डिग्री का, मकर रेखा पर अगर कर्क संक्रांति है तो फिर 47 डिग्री का। लेकिन ये प्रश्न जो पूछे जाते हैं तो फिर 66.5 डिग्री आर्कटिक वर्त पर आपतन कोण होगा सूर्य का कर्क संक्रांति के समय तो 43 डिग्री का होगा। ये बात आपको दिमाग में डाल लेनी है। लेकिन मुझे लगता है कि अब भी अगर बात समझ में आपको नहीं आ रही है तो ज़्यादातर जो प्रश्न होते हैं कारण और कथन में पूछे गए, आरएस में भी पूछे गए, उनमें पहला कारण लिखा गया कि पृथ्वी पर भूमध्य रेखा पर सर्वत्र साल भर, यानी सर्वत्र का मतलब साल भर दिन रात जो है 12 घंटे के होते हैं। क्योंकि आगे कारण दे रखा है कि भूमध्य रेखा पर सूर्य का आपतन कोण हमेशा स्थिर रहता है। ये 3 बार रिपीट हुआ है प्रश्न। पहला कारण मैंने क्या बोला कि भूमध्य रेखा पर दिन और रात सर्वत्र 12-12 घंटे के होते हैं, लेकिन यहां पर आपतन कोण सूर्य का स्थिर रहता है। यह बात बिल्कुल गलत है। पृथ्वी के किसी भी अक्षांशीय वृत्त पर आपतन कोण जो है वो स्थिर नहीं रहता। हाँ, ये बात ठीक है कि सूर्य भूमध्य रेखा पर हमेशा लंबवत चमकता है, इस वजह से जो दिन रात की अवधि है वो हमेशा 12-12 घंटे की होती है। लेकिन ये बात आपको दिमाग में डालनी है कि लगभग 23 मार्च और 22 सितंबर को पृथ्वी के दोनों ध्रुवों की ओर जब हम जाएंगे तो 12 घंटे के दिन 12 घंटे की रात होगी, यानी संपूर्ण पृथ्वी पर दिन बराबर होंगे। अब यहाँ ध्यान देना कि प्रश्न दिया गया था कि शरद विषुव को पृथ्वी पर दिन सर्वत्र जो है वो 12-12 घंटे के होते हैं, क्योंकि जो कारण दे रखा है उसमें, क्योंकि सूर्य का आपतन कोण स्थिर रहता है। ये बात बिल्कुल गलत है। आपतन कोण स्थिर नहीं रहता। किसी भी अक्षांशीय वृत्त पर सूर्य की स्थिति हो, लेकिन इससे आपतन कोण पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपतन कोण जो है वो अस्थिर रहेगा हमेशा, क्योंकि अस्थिर का मतलब अगर ये कंडीशन बदलती है, तारीखें बदलती है, वैसे वैसे सूर्य की जो स्थिति है पृथ्वी के संदर्भ में वो बदल जाएगी। अब अगला जो कारण है वो कारण है चौथा, सौर कलंक। क्या? सौर कलंक। ये शब्द जो है बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, सौर कलंक। सौर कलंक क्या है कि अगर आपने कभी लोहार को लोहा गर्म करते हुए देखा होगा तो लोहे के अंदर जब वो पूरी तरह से लाल हो जाता है तो उसके ऊपर कुछ ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं, ब्लैक धब्बे आ जाते हैं। तो यहाँ ये बात बड़ी साइंस की दृष्टि से समझने की ज़रूरत है कि जब ब्लैक स्पॉट्स आते हैं तो वहाँ जो प्रकाश है उसका ट्रांजैक्शन हो रहा है, यानी कि बाहर निकल रहा है, वहाँ से जल्दी प्रकाश बाहर निकल चुका है, इसीलिए वो एक देखने में एक ब्लैक स्पॉट की तरह, एक धब्बे की तरह दिखाई देता है। तो सौर कलंक भी ऐसे ही है कि सूर्य की बाहरी सतह के ऊपर जब प्रकाश का उत्सर्जन होता है तो वहाँ ब्लैक स्पॉट दिखाई देते हैं। ये 11 साल का एक टर्नओवर होता है, 11 वर्ष का। 11 वर्ष जब सौर कलंकों की मात्रा बढ़ती है तो पृथ्वी पर सौर ताप भी बढ़ता है। ध्यान देना इस बात पे। जब सौर कलंक जो है सूर्य के ऊपर बढ़ते हैं तो पृथ्वी पर सौर ताप भी बढ़ता है, और अगर सौर जो कलंक है उनकी मात्रा घटने लगती है तो पृथ्वी पर सौर ताप भी कम होने लगता है। इसका सीधा सा मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि ये मैं क्रोमोस्फीयर की बात कर रहा हूँ, सूर्य की बाहरी सतह की बात कर रहा हूँ। और एक ये भी बात याद रखना कि सूर्य की बाहरी सतह का जो टेम्परेचर है वो लगभग 5700 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर लगभग 6000 डिग्री केल्विन, 5700 डिग्री या 6000 डिग्री केल्विन फ़ारेनहाइट में मैं पूर्व की क्लासों में चेंज करना आपको बता चुका हूँ। पीछे की क्लासों में जाके आप इन चीज़ों को देख सकते हो। अब पांचवा कारण जो है वो क्या है? वायुमंडल का अवरोध।
ये सौर ताप को प्रभावित करता है। वायुमंडल की अनेक स्तरों को पार करते हुए जब सौर विकिरण लघु तरंगों के रूप में आती हैं तो उसके अधिकांश भाग को जो है वायुमंडल की कुछ दशाएं ऐसी होती हैं जो अवशोषित कर लेती हैं। जैसे प्रकाश का एल्बिडो, यहाँ इस 5वें पॉइंट पे हम हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। ये हमारी अर्थ है, ये हमारा सन है, और हमारा 5वां पॉइंट था वायु मंडलीय अवरोध या वायुमंडलीय दशाएं, ये भी सौर ताप को प्रभावित करती है। तो बात, ये वायुमंडल है हमारा लगभग 10,000 किलोमीटर ऊंचाई तक का। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि वायुमंडल, पिछली क्लास में जब हम वायुमंडल की संरचना और संगठन पढ़ रहे थे तो उसमें ये बात मैंने बता दी थी कि यहाँ पर 10,000 किमी तक ये हमारा जो वायुमंडल है वो पाया जाता है। तो सूर्य से जितनी भी किरणें यहाँ प्राप्त होती है उसका 35 इकाई जो है या 35% भाग सीधा शून्य में, शून्य का मतलब अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। अब बची 65 इसके अंदर आती है और आते आते जो पृथ्वी के पास पहुंचती है वो 34 इकाई पहुंचती है। इसका मतलब जो वायुमंडल में धूलिकण है, जलवाष्प है या फिर बादल है, वो प्रकाश को या इन लघु तरंगों को अवशोषित कर लेते हैं। तो अगर साफ आकाश होगा, रातें लंबी होंगी या दिन लंबे होंगे, वो प्रकाश की जो प्राप्त करने की हमारी अक्षमता है वो उसको बढ़ा देती है। यानी कि देखो, ध्यान दें कि अगर बादल रहित आकाश है तो प्रकाश ज़्यादा प्राप्त होगा, अगर बादल आच्छादित है तो प्रकाश पृथ्वी कम प्राप्त कर पाएगी। अगर रातें लंबी हैं तो पार्थिव विकिरण जो होता है वो ज़्यादा होगा और धरती जल्दी ठंडी होगी। अगर दिन लंबे हैं तो धरती गर्म रहेगी। इसका मतलब सीधी सीधी बात आपको समझ में आ गई होगी कि वायुमंडलीय अवरोध या दशाएं भी जो सौर ताप है, सौर स्थिरांक है, उसको प्रभावित करता है। अब अगली बात आती है, छठा कारण, वो है धरातल की जो प्रकृति है। ये प्रश्न रीट में भी आ चुका है, 16 वाली में और 18 वाली में। धरातल की प्रकृति जो है वो भी सौर ताप को प्रभावित करती है। अगर वो पूर्णतया महाद्वीपीय है तो सौर ताप ज़्यादा प्राप्त करती है, या मरुस्थलीय है तो वो मैदानों की तुलना में, या फिर चोटियाँ हैं तो वो भी क्या है, इस प्रकृति से प्रभावित होती है। हम कई बार जो है इन शब्दों को इस तरह से भी कह सकते हैं, अल्टीट्यूड या फिर उत्तुंगता। ये शब्द जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है साइंस की दृष्टि से। उत्तुंगता का मतलब है ऊर्ध्वाधर या लंबवत जो प्रकाश है उसमें भी फर्क पड़ता है, ऊंचाई के साथ या निचाई के साथ। तो ध्यान देना इस बात पे कि धरातल की प्रकृति का मतलब यहाँ ये है कि वो घाटी है तो ज़्यादा सौर ताप प्राप्त करेगी। अगर वो पर्वत है, शिखर है, तो ऊंचाई के साथ जो है ताप घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसको हम कहते हैं सामान्य ताप ह्रास दर। सामान्य ताप ह्रास दर ये प्रति 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर सामान्य ताप ह्रास दर को हम ये कह सकते हैं कि प्रति किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाता है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे। अगर गलित हिम या ग्लेशियर हैं तो वो प्रकाश को सीधा परावर्तित कर देते हैं, यानी परावर्तन की क्षमता सर्वाधिक ग्लेशियर में पाई जाती है। ये रीट एग्जाम में आ चुका है, 2016 के रीट एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सर्वाधिक प्रकाश का जो परावर्तन है वो कहाँ होता है, तो वो होता है गलित हिम या फिर ग्लेशियर जो होते हैं उस पर। अब बात आती है कि मैदान है तो वो सौर ताप को प्राप्त करते हैं, तो ऑब्जर्व करने की जो पावर होती है वो उसमें कम, लेकिन जो मरुस्थल है वो जल्दी गर्म हो जाते हैं और जल्दी ठंडे हो जाते हैं। इसका मतलब समझ गए होंगे कि धरातल की प्रकृति भी सौर ताप को प्रभावित करती है। अब बात आती है कि उसकी अक्षांशीय स्थिति कैसी है। अक्षांशीय स्थिति, अक्षांश भी सौर ताप को प्रभावित करते हैं। 7वां कारण है अक्षांश। तो अक्षांश जो है यहां देखोगे तो बात समझ में आ जाएगी। 0 डिग्री, 23.5, 23.5, ये क्या है, उष्ण कटिबंध है। उष्ण कटिबंध है। ये जब मैं आपको जलवायु करवाऊंगा तो ये करवा दूंगा। और 66.5 तक
23.5 66.5 तक। इनके बीच में इधर क्या है, शीतोष्ण कटिबंध है, शीत प्लस उष्ण, शीतोष्ण यानी कि 6 महीने गर्मी 6 महीने सर्दी, और उत्तरी ध्रुव पर शीत कटिबंध है जो हमेशा ठंडा रहता है, मात्र कोई 1-1.5 महीने के लिए वसंत ऋतु आती है और बाकी ये ग्लेशियर के रूप में जमे रहते हैं। इसी तरह से ये तो उष्ण कटिबंध हो ही गया, और ये दक्षिणी शीतोष्ण है और ये दक्षिणी शीत है, यहाँ 66.5 के नीचे दक्षिणी शीत है। तो अब आप बात समझ गए होंगे कि अक्षांशीय स्थिति भी प्रकाश को प्रभावित करती है, सौर स्थिरांक या सौर ताप जो होता है उसको प्रभावित करता है। अगर शीत कटिबंधों में जाओगे तो वहाँ प्रकाश बिल्कुल कम, अगर उष्ण कटिबंधों में रहोगे तो साल की कैसी भी स्थिति हो लेकिन यहाँ हमेशा गर्मियाँ रहेंगी। शीतोष्ण कटिबंध में जाओगे तो 6 महीने के लिए गर्मी और 6 महीने के लिए सर्दी होगी। ये आज का हमारा टॉपिक था सौर तप, सौर ताप या आगामी सौर विकिरण या इंसोलेशन। शायद मैं मानता हूं कि समझ में आ गया। अब इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं एनसीईआरटी के, उन तथ्यों को मैं आपके लिए लेके आया हूं। थोड़ा सा देखोगे तो बात समझ में आ जाएगी। यहां थोड़ा ध्यान दें कि महत्वपूर्ण तथ्य, सूर्य की बाहरी सतह से निकलने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? सूर्य की बाहरी सतह यानी कि मैं इसको लिखूं क्रोमोस्फीयर से निकलती है क्या? लघु तरंगे, इनको अक्सर जो है फोटोन तरंग कहते हैं, या तो हम इसको फोटोन तरंग कहते हैं। साथियों ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान कर लेना। फिर आता है पृथ्वी के इस रूप में, किस रूप में वायुमंडल की ऊपरी सतह का सौर स्थिरांक होता है? पृथ्वी में वायुमंडल की ऊपरी सतह पर सौर स्थिरांक यानी कि सौर ताप। अब देखो ये शब्द सौर ताप या सौर स्थिरांक क्या होता है? 1.94 कैलोरी सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आई है, तो प्रति मिनट का ध्यान रखना। या फिर मैं इसको क्या कह सकता हूं, 2 लेजिली भी इसकी एक माप की इकाई है। इसको या तो 2 कह दो, 2 कैलोरीज मोटा सा आइडिया है। 1.94 को कई बार ऑप्शन में 2 कैलोरीज भी आ जाता है, तो भी आप करोगे। सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट। अगली बात है सौर ताप किस रूप में प्राप्त होता है? तो लघु विकिरण, या फिर हम इसको आगामी विकिरण, या इसको फोटोन तरंगों के रूप में, या कई बार जो होता है इसको हम ये भी कह सकते हैं लघु चुंबकीय तरंगों के रूप में, लघु चुंबकीय तरंगों के रूप में। अब अगला प्रभावी विकिरण किसे कहते हैं? प्रभावी विकिरण को हम क्या कह सकते हैं? ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, शब्द ही तो है प्रभावी विकिरण, यानी इसको हम दीर्घ तरंग कह सकते हैं और इसको हम पार्थवी विकिरण कह देते हैं। अब एक बात साथियों यहाँ ध्यान रखना, प्रभावी विकिरण का मतलब ये है कि जिससे वायुमंडल गर्म होता है, ये लगभग 23% ही होता है। ये बात ध्यान कर लेना। कितना? संपूर्ण सूर्य के प्रकाश की 100 इकाइयाँ माने तो उसमें से 23 इकाइयाँ ही ऐसी होती हैं जो प्रभावी विकिरण के रूप में होती है, जिनमें से 17 जो इकाइयाँ होती हैं 23 में से, वो तो डायरेक्ट जो है अंतरिक्ष की तरफ जाती है, जो वायुमंडल या बादलों द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, लेकिन वायु को या वायुमंडल को गर्म करने में केवल 6 इकाइयों का योगदान होता है। तो प्रभावी विकिरण का मतलब पार्थवी विकिरण है, दीर्घ विकिरण है, लेकिन ये केवल वो 23% या 23 इकाइयाँ ही हैं जो वायुमंडल को गर्म करती है और वायु परिसंचरण जो तंत्र होता है उसमें अपना योगदान देती है। अब बात आती है एल्बिडो क्या है। एल्बिडो को
जब प्रथम श्रेणी व्याख्याता में पूछा गया था तो लवदक्ष के रूप में पूछा गया था। हिंदी में कई बार दे दिया जाता है, तो आप उसको अंग्रेजी में जाके जरूर देख लें। कई शब्द ऐसे, कई टर्मोलॉजी ऐसी हैं जो ग्रीक या रोमन है, तो फिर वो उनका हिंदी जो रूपांतरण है वो अक्सर गूगल ट्रांसलेट होता है। तो ध्यान करना इस बात का कि जब गूगल ट्रांसलेट वाली हिंदी शब्दावली आपको समझ में ना आए तो आप अंग्रेजी में देख लें। एल्बिडो का मतलब देखें, जो वायुमंडल है उसकी ऊपरी सतह जो होती है, ऊपरी सतह पर परावर्तित प्रकाश की दर है, यानी वह प्रकाश जो सूर्य से वायुमंडल की ऊपरी सतह से सीधा परावर्तित हो जाता है। ये 35 इकाइयाँ हैं। 35 इकाइयाँ जो है वो वायुमंडलीय एल्बिडो है। कितना? ये परावर्तित हो जाती है डायरेक्ट, 65 वायुमंडल के अंदर इंटर करती हैं, बाकी 35 डायरेक्ट अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। तो वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्रकाश की जो परावर्तन दर है उस दर को ही हम क्या कहते हैं? एल्बिडो कहते हैं। अगली बात आती है पृथ्वी का औसत एल्बिडो कितना है। पृथ्वी का औसत एल्बिडो, यहां एक बात बड़ी समझने वाली है कि एक शब्द तो आता है एल्बिडो और एक आता है बजट, कि पृथ्वी का औसत बजट कितना है। तो पृथ्वी का जो औसत प्रकाशीय बजट है, उसमें बजट है वो तो है 48 इकाइयाँ। कितना? 48 इकाइयाँ। और अगर हम बात करें एल्बिडो की, तो एल्बिडो का मतलब है परावर्तित प्रकाश। तो पृथ्वी का औसत जो एल्बिडो है वो 23 इकाइयाँ हैं। ध्यान कर लेना, जो दीर्घ तरंगों के रूप में या प्रभावी विकिरण के रूप में या फिर हम उसको पार्थिव विकिरण के रूप में परिभाषित करते हैं, तो वो क्या है? पृथ्वी का औसत एल्बिडो कितना है? तो 23 इकाई है। कितनी? 23 इकाई है या 23% है, एक ही बात है ना, या 23% है। अब अगली बात आती है इसमें, वायुमंडलीय ऊपरी सतह का एल्बिडो कितना है? तो ये 35 इकाई है या 35% है। विसरित दिवा प्रकाश से क्या अभिप्राय है? ये प्रकाश का प्रकीर्णन है। ध्यान करना, प्रकाश का प्रकीर्णन है, जिससे मैंने बताया कि वायुमंडलीय धूलि कणों या लवण कणों से टकराकर जो प्रकाश है वो फैल जाता है, उसी को हम विसरित दिवा प्रकाश कहते हैं। ये सामान्यतः उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों पर या फिर ये गोधूलि के समय या प्रातःकालीन, जिसको सूर्य उदय से पूर्व की दशा हम कह सकते हैं, उस समय जो है प्रकाश, जो सूर्य न दिखाई देते हुए जो प्रकाश की अनुभूति होती है वो दिवा प्रकाश, प्रसारित प्रकाश है। अब यहाँ एक बात आती है इंपॉर्टेंट सी, कि अरोरा बोरेलियस, अरोरा ऑस्ट्रेलियस, ये मैं पिछली क्लास में आपको जब वायुमंडल पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारा आयन मंडल है उससे ये प्रसारित होता है। तो अरोरा बोरेलियस तो उत्तरी ध्रुव दीप्ति है और अरोरा ऑस्ट्रेलियस दक्षिणी ध्रुव दीप्ति है। तो ये दोनों दीप्तियां जो है वो विसरित दिवा प्रकाश का ही उदाहरण है। अपसौर उपसौर क्या है ये बात मैं बता चुका हूं आपको। उपसौर का मतलब वो 3 जनवरी है, अपसौर का मतलब वो 4 जुलाई है, जब सूर्य अधिकतम दूरी पर और निम्नतम दूरी पर है। क्लास के पीछे जाके आप देखोगे तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी। यानी मैं अपसौर को लिख रहा हूं 4 जुलाई उत्तर के रूप में, और उपसौर को लिख रहा हूं 3 जनवरी। थोड़ा सा दिमाग को बड़ा कर लें, क्योंकि हम जिस जगह निवास करते हैं वहाँ 3 जनवरी को भयंकर ठंड होती है और 4 जुलाई को गर्मियाँ होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। पृथ्वी औसत जो है, पृथ्वी का औसत तापमान 4 जुलाई को 7% कम और 3 जनवरी को औसत जो तापमान होता है उसमें वृद्धि होती है 7%। पृथ्वी के ऊपर हमेशा सूर्य का आपतन कोण किसी भी स्थान पर स्थिर रहता है? नहीं रहता।
किसी भी स्थान पर स्थिर नहीं रहता, ये बात ध्यान कर लेनी है, क्योंकि ये मैंने उदाहरण के तौर पे क्लास में आपको बता दिया है कि ये आरएएस में 2 बार रिपीट हुआ है ऐसा। सौर ताप को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें मैंने आपको बताया पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी के किरणों का नतिकोण, दिन की अवधि, वायुमंडल की पारदर्शिता या वायुमंडल के अवरोध या वायुमंडल की स्थितियां, और स्थल विन्यास में हम स्थल की प्रकृति के रूप में पढ़ चुके हैं। और अगला जो कारक था वो सौर कलंक था। सौर कलंक जो मैंने बताया 11 साल का उनका टर्नओवर होता है, 22 साल में एक बार 11 वर्ष बढ़ते हैं, 11 वर्ष घटते हैं ये। और जब सौर कलंक बढ़ेंगे तो सूर्य जो तप है पृथ्वी के ऊपर वो भी बढ़ेगा, सौर कलंक घटेंगे तो फिर ये सूर्य तप भी घटेगा। इसका मतलब जो सौर कलंक है उसके साथ सूर्य तप का सीधा संबंध है। अब है प्रभावी विकिरण किसे कहते हैं, तो ये तो मैं बता चुका हूँ, ये पार्थिवी विकिरण को ही हम प्रभावी विकिरण कहते हैं, जिससे वायुमंडल गर्म होता है। ये ध्यान रखना है, लघु तरंगों से कभी भी वायुमंडल गर्म नहीं होता, दीर्घ तरंगों से होता है। अब अगली जो बात है वो आप ध्यान कर ले, फोटोन तरंगें किस रूप में पृथ्वी को प्राप्त होती है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। बात समझ में आ गई होगी, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। तो साथियों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी जो है वो आपको पसंद आई होंगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। लेकिन फिर भी कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।